श्री साई राम। जैसा कि हम हर थर्सडे को हेल्थ अवेयरनेस टॉक में कोई ना कोई कोविड रिलेटेड इस बार हम रख रहे हैं टॉक्स। सो आपको आवाज क्लियर आ रही है साई राम? हाँ हाँ, आवाज क्लियर है। ठीक। तो अभी आज हमारे साथ ईएनटी के स्पेशलिस्ट, आजकल हम रोज सुन रहे हैं, पेपर में पढ़ भी रहे हैं, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस सुन के कई लोगों के मन में डर भी है और बहुत से डाउट्स भी है कि ये क्या चीज है। तो आज हमारे साथ स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर क्षितिज, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी ज्वाइन मेरे ख्याल उनका हुआ नहीं, ट्राई कर रहे हैं। सो वो बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर पीजीआई से हैं, इंडस हॉस्पिटल में 2000 से ज़्यादा वो सर्जरीज कर चुके हैं। और अभी ब्लैक फंगस के ऊपर ही उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज की हैं। सो आज हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे, श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से, कि वो हमें ब्लैक फंगस के बारे में जो भी डाउट्स हैं लोगों के, इसको कैसे डायग्नोज एक तो किया जाए, कि कैसे पता चले ब्लैक फंगस है। और ये एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी है, तो उसके बारे में भी वो बताएंगे। इसको मैनेज कैसे किया जाए, ट्रीटमेंट क्या है, या फिर इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो उसके क्या हम उसके लिए करें। डॉक्टर क्षितिज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं उनको इनवाइट करूंगी कि वो हमें ब्लैक फंगस के ऊपर, डॉक्टर साहब आप प्लीज अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जय साईं राम। Thank you. Can you give me the presentation right, या please? सर, यू कैन प्रेजेंट योर स्क्रीन। Thank you. Excellent. I hope you guys are able to hear me. हाँ जी सर। Confirmation. Excellent. अगर कभी कोई problem है तो please let me know. Good श्योर evening. श्योर। First of all, thank you for inviting me. I am Kshitij. I am ex-PGI. मैं ENT सर्जन हूँ। हम लोग जो है मैं और मेरा टीम पार्टनर, हम लोग PGI से पढ़े हुए हैं and we practice mostly in Indus Hospital and also we have a clinic in Chandigarh. So today I was asked by madam and the people to speak on black fungus. Perhaps पिछले 5-7 सालों में इतना ज़्यादा मैंने किसी एक टॉपिक के बारे में कभी नहीं बोला जितना मेरे को अभी इस टॉपिक के बारे में बोलने को कहा जा रहा है, but that is okay also. So बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैसेजेस चल रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, मीडिया बहुत कुछ क्या है, एक्चुअल में सच क्या है, उसके लिए हम लोग सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें। आई बिलीव आप सब अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी, मैं काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा अगले 15 मिनट में। लेकिन आपको कोई भी अगर डाउट लगे तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। राइट। सो सबसे पहले ब्लैक फंगस। सो द क्वेश्चन पहला यही आता है कि व्हाट इज फंगस। सो ये हम देख रहे हैं फोटो, इसमें बता रहा है अलग अलग तरह के जीव होते हैं। सो कुछ फंगस होते हैं, कुछ मछलियां होती हैं, इंसान होता है, कीड़े होते हैं। इस तरह से फंगस अपने आप में एक पूरी किंगडम है, एक एक पूरे के पूरे जीवों की बहुत बड़ी कैटेगरी है। तो फंगस को हम सब बहुत सालों से जानते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। लेदर आइटम्स पर उग जाती हैं, मशरूम्स जिसे बहुत सारे लोग, मैं भी बहुत चाव से खाते हैं, लकड़ी की चीजों पर उग जाती है। फंगस क्रॉप्स पे उग जाती हैं। हम लोग बहुत सालों से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फंगस देख रहे हैं। फंगस अलग अलग तरीके से उसकी जीवन शैली होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, उसके छोटे छोटे स्पोर्स, जिनको बीज आप कह सकते हैं, प्लांट के बीज की तरह उनके बीज होते हैं जो कि हवा में घूमते रहते हैं ना। ये जो बीज है ये इतने छोटे होते हैं कि हवा में घूमते रहते हैं और हमारी सांस से हमारी नाक वगैरह के अंदर जा सकते हैं। तो अगर इस टाइम हम में से किसी के भी नोज को अंदर से लेके चेक करेगा तो उसमें बहुत सारे कीटाणु और बहुत सारे फंगस मिल सकते हैं, पर विच इज ओके, हमारी बॉडी को उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी फंगस की तरह एक कैटेगरी ऑफ फंगस है जिसको हम लोग म्यूकॉर बोलते हैं। इनके अलग अलग रंग हो सकते हैं, अलग सर अलग थोड़ा कलर हो वॉल्यूम सकते अगर हैं। ऊंचा आप कर सकते हैं, माइक अपना पास कर सकते हैं सर। या डेफिनेटली। अभी थोड़ा बेटर है। अब ठीक है सर, अभी ठीक है, राइट। बेटर है। हाँ हाँ, जी। तो बहुत सारे फंगस की तरह म्यूकॉर भी एक फंगस की कैटेगरी है जिसमें कम से कम 40 तरह की फंगी होती है। मीडिया में आ रहा है ब्लैक, येलो,
ग्रीन। फंगस के कलर्स पे हमें नहीं जाना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है फंगस को समझने का। एक ही फंगस को अगर हम अलग अलग तरह से उगाएंगे तो वो अलग अलग रंग ले सकती है। तो फंगस के कलर से फर्क नहीं पड़ता। अलग एक तरह की फंगस तो पहले से ही वातावरण में है, बचपन से ही हम सब देख रहे हैं पर कभी ध्यान नहीं गया। तो अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट के बारे में बात करते हैं, जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जिसको कि सादी भाषा में हम लोग ब्लैक फंगस डिजीज बोलते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, हु इज एट रिस्क। किसी की भी अगर इस इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम है तो वो रिस्क पर है। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि फंगस तो बाहर पड़ी हुई है, वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं कर पाती बस, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उसको पियर्स ही नहीं कर पाती। लेकिन अगर किसी वजह से इम्यूनिटी में कमजोरी आ गई है तो फंगस को अंदर घुसने का मौका मिल जाएगा। किसके अंदर इम्यूनिटी कम होती है? कुछ केसेस तो हम सबको पता ही है, जैसे अगर कोई पेशेंट है HIV एड्स का, अगर कोई पेशेंट है जिसको किडनी ट्रांसप्लांट या कुछ इस तरह से ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, उनको इम्यूनिटी दबाने की दवाएं दी जाती हैं। तीसरा, कुछ कैंसर पेशेंट्स, उनकी दवाइयां ऐसी होती हैं। चौथा, किडनी पेशेंट्स। पांचवा, जिनको लॉन्ग टर्म ऐसी दवाइयां चल रही हो जो कि इम्यूनिटी कम कर सकती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स। ये सबसे हाई रिस्क पेशेंट्स हो किसी को भी सकता है, पर इनमें बहुत ज्यादा रिस्क है। ऑब्वियसली पोस्ट कोरोना ज्यादा है। कोरोना कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस लाता है बॉडी में कि जो रिस्क है ओवरऑल वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर, जब फंगस बाहर पड़ी है और आपने बोला है कि बॉडी के अंदर ये आ नहीं पाती, तो ऐसा क्या हो जाता है कि वो बॉडी के अंदर आ जाती है और कैसे वो ग्रो करती है? तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, इसकी एक खास बात है, इसका जो खाना है जिस पे ग्रो करती है वो है आयरन, Fe। आयरन हमारे शरीर में कहां पर होता है? खून में। खून कहां होता है? खून की पाइपों में। हमारे शरीर में हर जगह खून की पाइप जा रही है। खून दो चीजें देता है हर जगह को, ऑक्सीजन और फूड, खाना। अगर ये दोनों चीजें मिलेंगी तभी ही वो हिस्सा जीवित रहेगा। तो अब ये फंगस कहीं से अंदर घुस गई और यहाँ पे उसने आयरन को खाना शुरू करा और अपनी कॉलोनी बना ली, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो उसने इस पाइप को ब्लॉक कर दिया। तो ये पाइप जिस एरिया को खून सप्लाई कर रही थी उसको खून नहीं मिला, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, उसको खाना नहीं मिला, तो वो एरिया जो है मर जाएगा। जब वो एरिया मर जाएगा तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो इसको लोग ब्लैक फंगस इसलिए नहीं बोल रहे कि फंगस ब्लैक है, पर इसलिए कि जो इसका इफेक्ट आता है तो वो एरिया एक्चुअली ब्लैक हो जाता है, राइट। दिस इज हाउ इट स्प्रेड्स इन द बॉडी। सो हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? सांस हम लोग लेते हैं नाक से, राइट। तो यूजुअली फंगस का फर्स्ट पोर्टल ऑफ एंट्री यानी स्टार्टिंग पॉइंट नाक के मांस होते हैं। यहाँ वो नॉर्मली भी हम सबकी नाक में रहती ही रहती है, पर अगर इम्यूनिटी कम थी, किसी वजह से उसको मौका मिल गया अंदर जाने का, तो वो यहाँ से एंट्री करती है ब्लड पाइप से, फिर नोज के थ्रू वो जा सकती है साइनसेस में, और अगर चेक नहीं करा गया, अर्ली ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, तो वो जा सकती है आईज में, और आईज और के सहारे फिर वो जा सकती है ब्रेन में, और ऑब्वियसली वो बाहर की स्किन पर तो आ ही सकती है। ये एक नॉर्मल इसका तरीका होता है स्प्रेड करने का। नाउ व्हेन टू सस्पेक्ट। कुछ चीजें, अगर पेशेंट हाई रिस्क है, जो मैंने पहले बताई कैटेगरीज, स्पेशली अगर वो पोस्ट कोविड है, तो उसको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। पर और क्या साइन है जिसके बारे में पेशेंट को खुद पता चले कि मुझे एक बार चेक कराना चाहिए, कहीं मुझे ये तो नहीं हो रहा? तो साइंस है, कहीं भी आपको ब्लैकनिंग दिखाई दे, जैसे ये देखो आपको तालू में ब्लैक दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस, ऐसी ब्लैकनिंग दिखाई दे, या किसी को लगे कि मेरे चेहरे का जो ये वाला हिस्सा है गाल का, ये सुन्न हो गया है, या एक बहुत पेन रहने लगी है चेहरे के इस हिस्से में या इतने हिस्से में, या आंखों की रोशनी कम हो गई है, या आंख हिलनी बंद हो गई है, आंख खुलनी बंद हो गई है, ये पहले साइंस होते हैं। और लास्टली नोज के साइंस, नाक बंद रहने लगी है, नाक खून आने लगा है, नाक में पेन। तो नाक के साइंस, चेहरे के सुनपना और बहुत पेन, और आईज के साइंस या कहीं ब्लैकनेस, ये सबसे कॉमन स्टार्टिंग फीचर्स है, स्पेशली जो हाई रिस्क लोग हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात करी है।
कैसे मैनेज करते हैं हम लोग? सो जो भी पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं, इस टाइम हमारे पास में इंडस में 6 एक्टिव पेशेंट्स हैं, बाकी पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं। तो जो पेशेंट जब आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी नोज के अंदर से एक छोटा सा टिश्यू लेकर टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो हमें डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं कि ये ब्लैक फंगस है। दूसरा, हम एक एमआरआई कराते हैं स्पेशल, जो ये बताता है कि ये कहाँ कहाँ तक फैला है, इसकी एक्सटेंट कितनी गई है। उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट के अंदर 3 चीज़ें हैं जी। सबसे पहले, अगर शुगर बढ़ी हुई है, किसी वजह से इम्यूनिटी कम है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करना, साथ साथ चलता है सब कुछ। दूसरा होता है सर्जरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि जितने भी हिस्से इन्वॉल्व हो गए हैं फंगस से, वो हिस्से डेड हो गए हैं और उन्हें फंगस भाई हुई है, तो उस हिस्से को हमें हटाना होता है। और तीसरा, लॉन्ग टर्म एंटी फंगल थेरेपी। कुछ विशेष दवाइयां हैं, 1-2 ही दवाइयां हैं जो इसके अंदर कारगर है काफ़ी, और वो हमें पूरा उसका कोर्स देना होता है। तो अगर पेशेंट टाइम से आ जाए और हम तीनों चीज़ें कर पाए, तो फिर सफलता के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो वो ठीक नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाउ, एक चीज़ समझनी, एक पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या चांसेस क्या होते हैं डॉक्टर बचने के? चांसेस आर वेरी गुड। ये देखा गया है आज के टाइम में, अगर पेशेंट की डिजीज बहुत फैली हुई नहीं है और टाइम से ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं, सब कुछ ठीक से हो रहा है, तो अमूमन 70 से 75% से 80% चांस है कि वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। ये इतना कम नहीं है, ये अच्छा है। दूसरी चीज, कि क्या सर्जरी वाकई जरूरी है? क्या हम सिर्फ दवाई नहीं दे सकते? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे लोग पूछते हैं। तो उसका जवाब है नहीं। सर्जरी चाहे जितनी भी एक्सटेंसिव हो, जितनी भी बड़ी हो, वो करनी होती है। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, मैंने आपको भी बताया था, उसी हिसाब से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए खून की पाइप है जिसके अंदर यहाँ पर फंगस ग्रो कर गई है पूरी। अब मैंने मरीज को टीका लगाया फंगस का, वो टीके की दवाई अंदर आई। टीके की दवाई कहाँ तक जाएगी? जहां जहां तक खून जा रहा है। लेकिन जहां पे खून जा ही नहीं रहा है, जो हिस्सा ब्लॉक है, वहां तक दवाई पहुंचेगी नहीं। तो इसलिए सर्जरी का काम होता है कि जो हिस्सा जहां तक खून नहीं पहुंचेगा, जो खराब हो गया है, उस हिस्से को हटाना, क्योंकि वहां पे दवाई कारगर नहीं है, और बाकी हिस्से को बचाना विद दवाई। तो मैसेज जो है आज के उसमें वो ये है कि यस, इट इज अ डेंजरस डिजीज, इसमें कोई शक नहीं है, बट यस, इट इज अ ट्रीटेबल डिजीज। अर्ली डायग्नोसिस बहुत फर्क पड़ता है, और ट्रीटमेंट में अंडरलाइंग सिचुएशन प्लस सर्जरी प्लस मेडिसिन, तीनों का काम है। पेशेंट्स को अवेयर रहना है। मैं दोबारा बोलता हूँ किन चीजों के लिए। नोज के सिम्टम्स, नाक में ब्लैकनिंग फील होना, नोज में ब्लीडिंग, नोज में पेन, फेस के ऊपर सुनपन फील होना, स्वेलिंग फील होना, या बहुत पेन फील होना अनयूजुअल। आईज के सिम्टम्स, डबल दिखना, अचानक से कम दिखना, या आंख की पलक ना उठना, ये। और लास्ट, तालू या किसी जगह पे ब्लैकनिंग नजर आना। अगर आपको ये सिम्टम्स कभी दिखते हैं, तो जो भी आपके नियरेस्ट ईएनटी जो चीज में डील करते हो, उनसे आपको मिलना है। ईश्वर की कृपा से अब तक हम कई पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर पाए हैं, बाकी का ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट रोल फैमिली सपोर्ट का भी है, बिकॉज ट्रीटमेंट इज लॉन्ग एंड ट्रीटमेंट कैन बी कॉस्टली, इसलिए फैमिली सपोर्ट से बहुत फर्क पड़ता है। पर हाँ, डेंजरस है, लेकिन हाँ, ट्रीटेबल है। थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर क्षितिज ने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि ब्लैक फंगस कैसे हमें इफेक्ट करती है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और उसका ट्रीटमेंट लेना कितना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं डॉक्टर क्षितिज से, ईएनटी या ब्लैक फंगस से रिगार्डिंग। साईं राम। साईं राम डॉक्टर साहब। हाँ जी, साईं राम जी। साईं राम डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर नरेश, मेरा बेटा जो है शिवांग, उसको कोविड हुआ है। तो कोविड के बाद राइट सर।
शिवांग बेटा जो है उसको कोविड है, कोविड होके वो हॉस्पिटलाइज हुआ, अब नाउ ही इज एट होम। तो उसको स्टेरॉइड 8 mg का इंजेक्शन चल रहा है पिछले 7-8 दिन से, ओरल टेबलेट के थ्रू। तो उसमें थोड़ा सा उसका शुगर लेवल 141 200 तक भी एक आध बार जाता है। तो उसमें क्या व्हाट प्रिकॉशंस, क्या ऐसा लगता है वो अपार्ट फ्रॉम द साइन विच यू डिस्कस रिगार्डिंग नोज एंड अदर थिंग्स, आई साइंस, तो क्या प्रिकॉशंस लें सर इसमें उनका, व्हाट वी कैन डू इन दैट केस? Right. Sir, that's a very good question. So first of all, the precaution is if you can, जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके, if you can control the blood sugars, you can talk to your doctor, जो भी आपके डॉक्टर है कि डॉक्टर साहब शुगर 200 प्लस जा रही है, इज इट ओके? अगर स्टेरॉइड जरूरी है तो बिल्कुल देना, बिकॉज लाइफ सेविंग ड्रग। लेकिन अगर वो कम कर सकता है, फिर डॉक्टर समझते हैं कि नहीं अब मैं 8 का 4 कर सकता हूँ या 6 कर सकता हूँ, सो दैट विल बी वेरी नाइस। इन एडिशन जो प्रिवेंटिव मेजर्स में सिर्फ एक ही चीज बोली जाती है जिसका थोड़ा बहुत बेनिफिट है और किसी भी जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो ये बोला जाता है कि नोज को क्लीन रखने हैं, जोर जोर से ब्लो नहीं करना है, लेकिन सेलाइन स्प्रेज आते हैं सर बहुत सारे मार्केट में, नेजो क्लियर, राइनोसेटस, सॉल्ट स्प्रे, तो नमक के पानी के ये स्प्रेज होते हैं, ये वही काम करते हैं जो योग में जल नीति करती है। नमक तो एक बार ये धो देते हैं नाक को, सो ये रिकमेंडेड है कि मरीज दिन में से 1 से 2 बार नोज की वॉशिंग कर लें इससे जेंटली, दैट इज ऑल। ओके सर। वो वैसे तो स्टेरॉइड तो वो इज अंडर 5 days ट्रीटमेंट सर, ऑलरेडी 4 days are completed, tomorrow he is almost going to stop this steroid, what he said as per the doctor's advice, most likely he will stop it, but maybe he may taper it to 4 milligram or then तो बाकी वंडरफुल सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ ठीक है सर, सही राम सर, सही राम। और किसी के कोई क्वेश्चंस ईएनटी से रिगार्डिंग या पोस्ट कोविड उन्हें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो ईएनटी के से, तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। साईं राम। साईं राम, I am audible? Yes, you are loud and clear, sir. Sir, I want to know what is the difference between a black fungus and white fungus? Right. And how they can be treated? Right. Sir, like I said earlier, it is not correct scientifically. I was not able to attend when you told earlier. मैं दोबारा बताता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं और एलैबोरेट कर सकूँ। सर, फंगस एक फंगल कलर ले सकती है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे उग रही है, तो इसको हम लोग कल्चर मीडिया बोलते हैं। अगर फंगस को आप एक जगह उगाएंगे तो उसका रंग अलग होता है, दूसरी जगह कलर अलग हो सकता है, एक ही फंगस का कलर अलग हो सकता है। इसीलिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं कि फंगस को कलर के नाम से नहीं जानना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी कंफ्यूजिंग, आप सबको मिक्स कर देंगे। सेकेंडली, सबसे कॉमन व्हाइट फंगस इज कैंडिडा। कैंडिडा जो होती है वो हम सबके मुंह में हर जगह ऑलरेडी है, और वो जो लोग पफ लेते हैं अस्थमा के, उन सब के अंदर भी, मुंह के अंदर कई बार हो जाती है। ये तो सिंपल, अगर ये होती है तो इसके लिए सिंपल कैंडिड माउथ पेंट वगैरह आते हैं और कुछ टेबलेट्स आती हैं, वो लेके बहुत आराम से ये ट्रीट हो जाता है। साइनस के अंदर व्हाइट फंगस, कई बार दूसरी फंगस होती है एस्परजिलस, वो ऐसे आ जाती है, पर उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाइयां हैं और रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है। सो प्लीज कलर्स के नाम से कि ये फंगस आ गई, वो फंगस है, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, इनसे प्लीज हमें घबराना नहीं है। ठीक है सर। और कोई इसके अलावा क्वेश्चंस हैं या हम आगे प्रोसीड करें? हाँ जी सर।
I don't think there are any. Dr. Sonal, thank you for providing me the opportunity to meet such nice people and great group. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम आपका सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स करते हैं और कोशिश करेंगे कि फिर आप किसी ENT के हमारे टॉपिक पे आपको इनवाइट करें। थैंक यू सर। Sure, whenever. Bye. ओम श्री साई राम। अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है आज, बहुत बड़ा भगवान की कृपा से हम कोविड-19 हेल्पलाइन सेवा आज लॉन्च करने जा रहे हैं, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अभी कुछ देर में उसको फॉर्मल लॉन्च करेंगे। उससे पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को जरूर देना चाहूंगी कि ये कोविड-19 हेल्पलाइन सेवा क्या है। इसकी एक इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस भी बनी हुई है, वो आप सबको मिलेंगी, पर उससे पहले थोड़ा सा इसको ब्रीफ मैं आपको कर देती हूँ। कोविड-19 हेल्पलाइन सेवा हमारे स्टेट में हरियाणा, चंडीगढ़ में लॉन्च होने जा रही है और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको कोशिश की गई है कि सभी डिस्ट्रिक्ट के वहाँ के ऑफिस बेरर कुछ लिए गए हैं जिनको इन हेल्पलाइन नंबर में डाला गया है। 3 या 4 लोग जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ 2-3 लोग और उस हेल्पलाइन में हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका बेनिफिट क्या है? जैसे हमने अभी पीछे मई में देखा कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, कितना क्योस, कितना पैनिक एक पेंडेमिक के जब बढ़ गया था बहुत ज्यादा कोविड-19 का मई में, तो कितना पैनिक हो गया था। ऑक्सीजन नहीं है या कोई इंजेक्शंस नहीं है, तो उस टाइम पे हम सब मिलके ही एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं कि जहां जो चीज अवेलेबल है उसको कैसे पेशेंट तक पहुंचाया जाए जिसको जरूरत है। और इसमें काफी लोगों ने इस तरह से एक दूसरे की हेल्प से ग्रुप्स बना के इसमें हेल्प की है। वही देखते हुए आगे आने वाली कोई मेडिकल इमरजेंसीज या जिस तरह का अभी कोविड का टाइम चल रहा है, इसमें हम किस तरह से दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए ये हेल्पलाइन बनाई जा रही है। श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा चंडीगढ़ की ये हेल्पलाइन सेवा रहेगी, जो हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग उसमें नंबर्स होंगे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में उन नंबर्स पे अगर किसी को जरूरत है, आपको या आपके किसी जानकार को या आपके किसी नेबर को, तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उस टाइम उनसे हेल्प मांग सकते हैं। वो आपको, इसमें हमने 4 चीजें रखी हैं, वो मैं आगे जाऊंगी। पर कोविड-19 में क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी सेवा दल इसमें इन्वॉल्व हुए तो कम से कम सेवा दल को इन्वॉल्व किया जाए, और इसमें पूरी जिम्मेवारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की रहेगी अपने डिस्ट्रिक्ट की। और ये कोशिश की जाए कि सेवा दल कम से कम हो, यंग एज ग्रुप के हो, बिटवीन 25 to 60, और उन्हें क्लियरली ये इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि अपने आप का बचाव और अपनी फैमिली का बचाव करते हुए हमने सेवा या कोई काम करना है विद फुल प्रोटेक्शन, क्योंकि अपना बचाव अगर हम करेंगे, ठीक रहेंगे, तो ही हम सेवा कर पाएंगे। तो इस हेल्पलाइन के अंडर हमने 4 चीजें रखी हैं अभी तक। पहला है 10 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंच चुके हैं जिनका ट्रायल रन भी हो चुका है। सो वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए हैं। उसकी अगर किसी को जरूरत है तो वो कंडीशंस हैं, एक फॉर्म है जिसको फिल करना पड़ेगा, कहाँ देना है उसको, किस कंडीशंस पे देना है, वो सब देखते हुए वो दिया जा सकता है। दूसरी चीज इसमें है कोविड बेड्स। हर डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली गवर्नमेंट मिनी कोविड केयर सेंटर्स या आइसोलेशन सेंटर्स बने हुए हैं या बन रहे हैं, या आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर नहीं है तो आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में कहीं जरूर कोविड केयर सेंटर होगा। तो वहां आपको जानकारी, जो भी इस हेल्पलाइन में होंगे उनको पता होगा कि कहाँ बेड्स अवेलेबल हैं। इन केस कोई पेशेंट को जरूरत है तो सबसे पहले उनसे आप जो है कोविड, अगर किसी को चाहिए बेड, तो हम कोशिश वही करेंगे कि वहाँ गवर्नमेंट के जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उनमें ही उनको बेड दिलाया जाए। अगर उस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबिलिटी नहीं है तो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में, अगर नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं मिलता तो फिर आप मुझे या अपने स्टेट वाइस प्रेसिडेंट महेश दीप या स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर खरब से बात करके हेल्प ले सकते हैं। तीसरी बात इसमें है फूड। जैसे हमने पिछले दिनों में देखा कि हमारे ही कुछ बहुत डिवोटीज घर में अगर बीमार हैं, दोनों बीमार हो गए, बच्चों के लिए भी खाना बनाने वाला कोई नहीं है, आइसोलेट हो गए, तो ऐसे टाइम में
हम उनको खाना बनाकर पैक कर कर पहुंचाया जा सकता है, पर उसकी भी प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कि इसको कैसे पैक किया जाए, जो कि ये प्रॉपर आपको दी जाएंगी इंस्ट्रक्शंस, और इसकी पिक्चर्स भी शेयर की जाएंगी। इनको प्रॉपर पैक कैसे किया जाए, इनको डोर स्टेप पे देना है आपने, उनके कांटेक्ट में नहीं आना ताकि अपनी प्रोटेक्शन भी रहे। आप कलेक्ट करके या बाहर डिलीवर भी कर सकते हैं या करवा भी सकते हैं कहीं किसी से आउटसोर्स करके। कैसा खाना होना चाहिए वो भी उसमें गाइडलाइंस में प्रॉपर लिखा गया है कि किस तरह का खाना इसमें होना चाहिए। कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो भी आपको पेशेंट से पूछना पड़ेगा। ये तीसरा पॉइंट है इसमें, फूड सेवा फॉर द कोविड पेशेंट्स। नेक्स्ट स्टेप है टेली कंसल्टेशन, जो कि हम साल 1.5 साल से हमारे साथ 50-55 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जो अपनी फ्री सेवा दे रही हैं, पर उनके भी कुछ टाइम्स हैं जो उन्होंने अपने टाइम दिए हैं कि हम इस टाइम पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज डॉक्टर्स भी सारा दिन ड्यूटी पे रहते हैं, कोई सर्जरी में है, कोई सारा दिन कंसल्टेशन में ओपीडी में होता है, फिर भी वो 2 से 3 घंटे, कईयों ने 4 घंटे भी वॉलंटरी सेवा ऑफर की हुई है। सो जब भी आप अगर कोई किसी से टेली कंसल्टेशन करनी है तो एक तो कि वहाँ स्पेशली उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी स्पेशलाइजेशन है, तो उसको देखें कि किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को आपने मिलना है, कि आपको ज़रूरत किसकी है, देन उसके टाइमिंग्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी ब्रीफ में बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बाकी प्रॉपर गाइडलाइंस इसकी सभी को सर्कुलेट होंगी, जिसके अकॉर्डिंगली ये कोविड-19 हेल्पलाइन सेवा चलेगी। अभी मैं इनवाइट करूंगी अपने स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर खर्ब को कि वो इसका फॉर्मल लॉन्च करें और इसको स्टार्ट करें। जय साईं राम। साईं राम। ओम श्री साईं राम। मुझे एम आई ऑडिबल? हाँ जी सर। ओके। मुझे आप सभी से ये साझा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम कोविड-19 हेल्पलाइन सेवा के रूप में एक छोटा सा पुष्प आज भगवान के चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं, और हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी भक्तों, बहनों और भाइयों की तरफ से मैं आज ऑफिशियली इसको लॉन्च करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमें इतना सक्षम बनाएं कि आपके द्वारा ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जनमानस की सेवा के लिए कार्य कर पाए। और जैसा डॉक्टर सोनल ने बताया, जो सेवा हम इसमें देंगे वो एक पोस्टर हमने कंस्ट्रक्ट किया है टीम ने, मेडिकल विंग ने, और ये पोस्टर के माध्यम से आप सभी ग्रुप्स में ये शेयर करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टर हमने कंस्ट्रक्ट किया है, और जो सेवा वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट दे पाएगा वो सारी इसके अंदर एनलिस्ट की हुई है। इस पोस्टर के अंदर हम ये प्रयास करें कि जो भी आपके पास साधन हैं, जो भी जिस चीज में आप समर्थ हैं, आप आगे बढ़कर किसी का जीवन बचाने के लिए, किसी की सपोर्ट करने के लिए इस मिशन में, इस सेवा में जरूर भाग लें। और जितने मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज अवेलेबल है इस टॉक में, इस मीटिंग में, उनको मेरा निवेदन है कि आप जरूर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक किसी की ड्यूटी लगाइए, किसी को ये सेवा जरूर दीजिए। वो सायरम डॉक्टर साहब, आवाज आपकी नहीं आ रही है। सायराम, डॉक्टर सोनल, आप थोड़ी डिटेल बता दें। हाँ जी। मेन तो अभी डिटेल मैंने जो ब्रीफ दी है वही है। मेरे ख्याल डॉक्टर साहब का वहां से नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, शायद प्रॉब्लम लग रही है।
हाँ जी, तो इसका बस स्टार्टिंग करेंगे आज भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ हम लोग। अगर दोबारा से मेरे ख्याल से वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो इसमें यही है कि आपको गाइडलाइंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है और उसी के अकॉर्डिंगली ही आगे चलना है। जो जो काम उसमें जिस तरह से लिखे गए हैं कि उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर किसी को देना है तो उसकी भी कंडीशंस हैं, तो वो प्रॉपरली उसका फॉर्म भर के पेशेंट का, ताकि हमारे पास कुछ उनका डाटा भी रहे कि कहाँ क्या चीज़ हम लोग दे रहे हैं, और उसको ये भी बताया जाए कि ये चीज़ कितने दिनों के बाद वापस छोड़नी है, किस कंडीशन में देनी है। तो वो सब पॉइंट्स को देखते हुए ही हम आगे इस काम को करेंगे। डॉक्टर साहब जुड़े हैं या नहीं अभी? ऐसे ही हमारी जो फूड की काफी डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट कर भी रहे हैं इसको। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ है और ये चंडीगढ़ में भी हमने ये फूड की सेवा की है। तो इसकी भी प्रॉपर पिक्चर्स हम पैकिंग की भेजेंगे ताकि वो देखा जाए कि किस तरह से इसको पैक किया जाना है और किस तरह की डाइट रिकमेंडेड है पेशेंट्स को। वो भी बहुत जरूरी है इसमें पॉइंट नोट करना, ताकि सेवा को प्रॉपर तरीके से किया जाए और अपने आप को बचाते हुए किया जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना ध्यान रखते हुए करना है। इतना हमने उसमें बह नहीं जाना कि हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आए। हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और पूरी प्रिकॉशंस के साथ वहां हमने सब काम करने हैं। साईराम डॉक्टर साहब, आप जुड़ गए हैं दोबारा? साईराम, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था आप सभी से। मैं लेते अंत में अपने मेडिकल कोऑर्डिनेटर सिस्टर डॉक्टर सोनल को बधाई देता हूं और पूरी युवा टीम को जो इस कार्य को करने में शुरू से लेके अब तक बड़े इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं, उनको भी बधाई देता हूं। और मुझे ये आप सबसे एक न्यूज साझा करते हुए खुशी है कि हमारे जो टेलीमेडिसिन कंसल्टेंसी है वो थ्रू आउट इंडिया, SSSO हरियाणा और चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा डॉक्टर इन्वॉल्व हैं। तो ये डॉक्टर सोनल और उनकी टीम का बड़ा प्रयास है। तो आगे भी आने वाले समय में हम सब लोग बढ़ चढ़ के इस कोविड-19 जो है सेवा, हेल्पलाइन की सेवा भगवान ने आज हमें दी है, इसमें बढ़ चढ़ के काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही प्रार्थना मैं भगवान के चरणों में आप सभी की तरफ से कर रहा हूं। और अधिक समय ना लेते हुए जो भी लोग आप इसमें जुड़े हुए हैं, ये आगे ग्रुप्स में भी इस इंफॉर्मेशन को जरूर साझा करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। प्रेम भरी साईराम। साईराम। अभी हम आरती करेंगे डॉक्टर सत्यकाम। सभी को साईराम। साईराम जी, सबको साईराम।